नमस्कार दोस्तों। होमोर्ज में आज तक जितने भी मरीन मारे गए हैं वो सभी भारतीय, यानी भारतीयों की ही हत्या हो रही है। खाड़ी देशों से जो लाशें आ रही हैं वो भारतीयों की हैं। और पूरे दुनिया में जिस तरीके से संकट फैला है उसमें भारत ही एकमात्र देश है जहां के नागरिक अपने काम धंधे छोड़ करके, अपने कारोबार छोड़ करके अपने गांवों को पलायन कर रहे हैं। यह हालात ना पाकिस्तान में है ना ही किसी और देश में। जी हां, इतने बुरे हालात से भारत गुजर रहा है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? वो एक तो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बना है, जैसा कि निर्मला सीतारमण के पति और बहुत बड़े विद्वान रिसर्चर पराकला प्रभाकर कहते हैं। और वो प्रभाकर ने जो पूरा डेटा दिया है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार चोरी से बनी सरकार है। नरेंद्र मोदी चोरी से बना प्रधानमंत्री है। जी हां, ये सारे डेटा मौजूद है। तो फिर शायद उसे चोरों पे भरोसा ज्यादा होगा और देश की चुनावी प्रक्रिया पर कम। इसीलिए इन सारी समस्याओं से जूझने की बजाय, उनका समाधान निकालने की बजाय वो चुनाव प्रचार में बिजी है, उसका गृह मंत्री बिजी है, उसके दूसरे मंत्री बिजी है और वो खुद साजिशें रच रहा है कि आगे चुनाव कैसे लूटे जाएं, उनको चोरी किया जाए और जनता को बरगलाया जाए। सबसे बड़ी समस्या इस देश की जनता है, जो तथाकथित रूप से आज बहुत एजुकेटेड है 1947 के मुकाबले, 1950-51 के मुकाबले। तो जो इतनी एजुकेटेड है आज वो उस अनएजुकेटेड जनता से, नागरिकों से बदतर हालत में। जी हां, बदतर हालत में। क्योंकि आज जो भारत की स्थिति है उस स्थिति में वो बरगला ली जाती है तमाम झूठ से और वो बरगला जाते हैं, जबकि वो कम पढ़े लिखे लोग इतने समझदार होते थे कि वो नहीं बरगलाते थे। वो जानते थे सच क्या है और झूठ क्या है और उसके आधार पर खड़े होते थे। वो देखते थे, खुद एग्जामिन करते थे। उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए चंडीगढ़ में बैठ के कोई कहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया या नेहरू ने क्या किया, तो सबसे बड़ी बात कि उसके गाल पर एक दो नहीं, जितने तमाचे लगा पाओ लगाने चाहिए। क्यों? जिस चंडीगढ़ में बैठ के वो यह शब्द कहता है तो इसका मतलब है वो यही नहीं जानता कि वो शहर ही उनका है, उन्हीं का बनाया है, नेहरू का बनाया है, कांग्रेस का बनाया है। इस शहर में जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, जिस भी तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, जितने सेक्टर्स हैं, सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। यहां पर गरीबों को जो रोजगार मिला और सब कुछ मिला वो कांग्रेस का दिया हुआ है। यानी जब सब कुछ कांग्रेस का किया, जिससे सभी पल बढ़ रहे हैं, सबको बराबर अवसर मिला, लेकिन लूटने का काम भाजपा के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, जिन्होंने यहाँ की संपत्तियां लूटी, तमाम भवन लिए, तमाम दूसरे नाम से, तमाम एनजीओज के नाम से, और सस्ती दरों पे सारी जमीनें कब्जा लिए हैं, कीमती जमीन। तो यानी एक चोरी करने के लिए ले रहा था और एक बना रहा था। तो वही स्थिति है। तो आज जब हम यह बात करते हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि भारत के लोग आज मारे जा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहता है कि होर्मुज में जितने मरीन अब तक मारे गए हैं वो सभी भारतीय। यानी क्या स्थिति है कि सभी भारतीय मारे गए। उसी तरह खाड़ी देशों में मारे जा रहे हैं, रोजाना 20 लाशें आ रही। तो यह हो रहा हो तो हमारी सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी ने संसद में एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से दलित, पिछड़े और दूसरे तमाम स्टूडेंट्स, रोहित वेमुला समेत लोग जो जातीय
हिंसा का शिकार होते हैं, जातीय भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आत्महत्या कर ली या मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है, बहुत कुछ। तो एक डेटा तो बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 65% छात्रों ने कि बढ़ गई आत्महत्याएं, 65%। यानी आप सोचिए कि 65% स्टूडेंट्स आत्महत्या बढ़ गई इस 10 साल में। और 65% बढ़ गई हो, यानी कितनी निराशा के भाव में हमारे देश के स्टूडेंट्स जी रहे हैं, किस हाल में जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक दूसरा उसमें डेटा नहीं दिया कि जातिगत आधार पर भेदभाव के कारण कितने मरे। तो उन्होंने कहा हम इसका डेटा ही नहीं रखते, यानी असली चीज का डेटा ही नहीं रखते। तो पहली बात तो हम कम से कम एक जो इन्होंने दिया है वो तो मान ही ले कि इतनी बड़ी तादाद में युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है। तो जब वजह उसकी देखी जाती है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं भेदभाव है, कहीं उनको कहीं परेशान किया जा रहा है या कुछ है, इस तरह से करके तमाम प्रताड़ना और तमाम कारण, रोजगार की स्थिति और शिक्षा में उस स्तर पर अवसर न उपलब्ध हो पाना भी एक बड़ा कारण। तो यानी इस तरह की स्थिति में नरेंद्र मोदी ने लाके खड़ा कर दिया कि 65% आत्महत्याएं स्टूडेंट्स में बढ़ गई। अब आप सोचिए कितनी बुरी चीज है। तब आता है तो भारत कर क्या रहा। यदि संकट पैदा हुआ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का, तो ऐसी स्थिति में तमाम देशों ने अपने लिए राह खोजी। सबसे बड़ी बात मैं इसकी करूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। तो अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है कि उसके खिलाफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए सैन्य इस्तेमाल हो, और इसके लिए किया गया। और यह प्रस्ताव पेश करता है कौन, कोई और नहीं, यूएई का जो सुल्तान है। नरेंद्र मोदी गले लगा के माई ब्रदर एमबीएस, तो वही पेश करता है। जब वो यह प्रस्ताव करता है तो यह प्रस्ताव के खिलाफ रूस और चाइना का तो सभी को पता था खड़े हो जाएंगे, लेकिन फ्रांस भी खड़ा हो गया और डट करके इसके खिलाफ बोला, और इसी तरीके से तमाम सारे और भी देश। और उसका नतीजा देखिए आप, आज वह फ्रांस जो फ्रांस बिल्कुल अलग पड़ रहा था, परेशान था, आज उसे लाभ मिलने लगा। अब उसके भी जहाज आराम से हॉर्मुज रूट से निकलने लग गए। रूस के निकल रहे थे, चाइना के निकल रहे थे, अब उसके भी निकलने लगे। तो यह है। उधर कतर जैसा छोटा सा देश अमेरिका को ताकीद कर देता है और कहता है नहीं, हमारे यहां आपके हम उसको युद्ध के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए अपनी भूमि नहीं देंगे, और बिल्कुल नहीं दी। इटली उसने जवाब दे दिया, इसी तरह से तमाम सारे। तो जो देश इस तरह से आज स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ ईरान दोस्ताना व्यवहार निभा रहा है, रिश्ते निभा रहा है, क्योंकि ईरान का 6000 साल का इतिहास है कि उसने रिश्ते निभाए हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने बड़े जोर शोर से बताया कि तुमने जो भी किया, लेकिन हमने सदैव रिश्ते निभाए हैं और हमने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। जी हां, वो अपने इतिहास को बताता है। तुमने जो किया है वो देख लीजिए, इसको इससे ही देख लीजिए, फोटो है, इसमें ये है, उसने लिखा है ऑल बॉम्ब्ड बाय द यूएस टेररिस्ट स्टेट। यूएस को वो टेररिस्ट स्टेट कह रहा है। इसमें कहा है B1 ब्रिज, जो एक पुल था, उस पुल को तोड़ा इन्होंने। इसके बाद मीनाब स्कूल जहां बच्चे मारे गए, फिर वहां पर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है 100 साल से अधिक पुराना था,
उस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस पर बम गिराए गए और मिसाइल मारी गई। इसके बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल, वहां पर भी महात्मा गांधी जी के नाम पे है, तो ये गांधी हॉस्पिटल, इसकी हालत ये कर दी। तो अब आप देखिए, तो इस तरह से करके उसने कहा कि ये वो जगह है जो वियना समझौता जो था, जिसके तहत कि कोई भी देश कैसे युद्ध की स्थिति में कहां कहां अटैक नहीं करेगा, नहीं तो वो युद्ध अपराधी माना जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने वह घिनौना काम किया, तब दुनिया के देश उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो यह स्थिति, उधर रसिया और चाइना कह रहे हैं कि हम तो शांति के प्रयास में साथ हैं, शांति आनी चाहिए, लेकिन किसी भी देश को दबा करके नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो आप देखें, और ईरान दब भी नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका का जो सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन माना जाता है वो F-35, वो दूसरा F-35 भी मार गिराने का दावा किया। यानी पहले एक मारा था, अब एक और मार दिया। अब आप सोचिए, और उसके बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए जो हेलीकॉप्टर आया उसे भी उसने मार गिरा। तब सब समझ सकते हैं कि कैसे। तो ईरान यह भी कह रहा है होर्मुज से सिर्फ अमेरिकी ताबूत गुजर सकते हैं और कुछ नहीं, हम ताबूतों को मुफ्त में जाने देंगे। यानी अब अमेरिका अपना ताबूत बना के भेजे तो चला जाएगा। जी हां, अब आप सोचिए, इतने अटैक, इतने सब के बाद वो ये कर रहा है। तब अमेरिका का राष्ट्रपति घबराहट में क्या कहता है, वो कहने लग जाता है कि बेहद जो है ईरान के लोग बहुत साहसी हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन वो जिस तरीके से गलत हाथों में खेल रहे हैं और वो सह रहे हैं, यह अपने आप में है, उन्हें इसको विरोध करना चाहिए। यानी वो उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो सही शब्द लिखा है पूरा वो बताता हूं, ईरानी लोग बहुत ही शक्तिशाली और साहसी होते हैं, दर्द सहन करने में सक्षम होते हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन ईरानी लड़ाकू नहीं है बल्कि अच्छी बातचीत करने वाले हैं। ईरान के साथ बातचीत करने का समय आ गया है और मैं जल्द ही ईरान के साथ समझौता करना चाहता हूं। यानी आप समझ लीजिए, उस ईरान ने यह करके खड़ा कर दिया है। जब यह खड़ा कर दिया और भारत का प्रधानमंत्री इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर है और भारत के लोगों का नुकसान करा रहा है। जी हां, वो चुनाव लूटने में कैसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, न्यायपालिका का इस्तेमाल करके और दूसरे का इस्तेमाल करके खेल किया जाए, लोगों के वोट काटे जाए, चुनाव जीता जाए और ये किया जाए। तो इस तरह की जब बात करता है, वो देश के लिए नहीं सोचता है। आपको याद होगा कोरोना संकट के दौरान सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा, और हुआ क्या? सेंट्रल विस्टा बनाया, 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस वक्त में जब लोगों को जरूरत थी, लोग मर रहे थे, पेड़ लगाने के नाम पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ और खुद लोकसभा में जवाब दिया है सरकार ने कि जो पेड़ लगाए गए थे उनमें 43% से अधिक पेड़ सूख गए, खत्म हो गए। यानी अब आप समझिए कि सिर्फ ड्रामा किया गया था और ये हुआ। तब आप सोच लीजिए, तो यह नरेंद्र मोदी यह करते हैं, वो देश के लिए नहीं करते। जब यह स्थिति होती तो सोचना होगा कि देश के लिए क्या, वो कहीं किसी की सदस्यता रद्द करवाने की साजिश रचेंगे, कहीं कुछ और रचेंगे और ये होता। तब जिस तरीके से भारत का मीडिया तो चर्चा भी नहीं कर रहा है, अमेरिका ईरान युद्ध में भारत को भारी नुकसान हो रहा है, यह चर्चा अमेरिका के मीडिया में हो रही, लेकिन भारत में नहीं हो रही। और उसने कहा कि ट्रंप के विनाशकारी युद्ध ने भारत का जो पूरा कपड़ा उद्योग है, वो गुजरात नहीं है, उसे तबाह कर दिया, सिरेमिक उद्योग तबाह कर दिया और इसके साथ साथ तमाम और कानपुर में प्लास्टिक उद्योग तबाह कर दिया। इसी तरीके से नोएडा आप चले जाइए, तमाम उद्योग आज सफर कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं और मजदूर जो है छोड़ के जा रहे हैं अपने गांव को, क्योंकि वो खाना कहां से बनाए, कहां से खाएं, क्या करें। होटल में
खाने की स्थिति नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल गैस भी इतनी महंगी हो गई है। जो उन्हें थाली 50 रुपए की मिला करती थी, वो थाली अब 80 से 100 रुपए में मिल रही है। यानी आप बताइए वो कहां से एडजस्ट करेंगे। तो जब यह दशा हो तो स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर के हमें समझने की जरूरत है, तब ये करते हैं। तो यह स्थिति हो रही हो तो आप ना करिए। और ऐसे में हमारा प्रधानमंत्री इन समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय अपनी साजिशों में मस्त। जब साजिशें होती हैं और ये सब कुछ होता है तो आता है कि आखिर देश के लिए कौन सोचेगा। तो देश के लिए सोचने का नहीं। उधर आप देखिए, यूएई ने जैसे ही देखा कि वीटो पावर वाले 3 देश एक तरफ आ गए ईरान के, तो तुरंत एमबीएस, वही जो सुल्तान का बेटा है, प्रिंस क्राउन है, वो यूएई का, वो पहुंच जाता है रसिया के पास और उसको कॉल करता है, वहां के राष्ट्रपति से बात करता है, पुतिन से, और कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए। सोचिए, जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा था आज वो सरेंडर कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गए कि इतने दिनों में ही आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी सेना के इतने कमांडर्स को 1 2 3 4 5 6 7 को नौकरी से निकाल दिया। अब आप सोचिए, 7 को नौकरी से निकाल दिया जो सेना से। क्यों? क्योंकि हालत बिगड़ी हुई। वो कह रहे हैं कि हम क्या लड़े जाके, आपने आज हमें इतना मजबूर कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है। भारत की सेना को, भारत की पुलिस को, भारत के सैन्य बलों को भी मजबूर कर दिया है। जिस तरह से अग्निवीर बना करके सेना को कमजोर किया गया, किस साजिश में किया गया है आप समझ सकते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सीआईए एजेंट, तो वो नरेंद्र मोदी उसी अमेरिका के कहे पर, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो ऑर्डर जारी किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी 2026 को, उसमें लिखा है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी उसके अलाइन रहेगी, यानी वो जो चाहेगा। तो इन्होंने अग्निवीर बना करके अमेरिका की इच्छा पूरी की है, सीआईए की इच्छा पूरी की और सेना को कमजोर कर दिया। हथियार खरीदते जाइए, सेना में दमदार लोग ही नहीं रहेंगे तो उसका क्या करोगे? चार डालो। अमेरिका के पास बहुत हथियार, लेकिन ईरान के लड़ाकों का जो जज्बा है, जो दम है, वो उसे जीत के तरफ ले जाता है। तो इसी तरीके से आपने भारत की सेना का मनोबल तोड़ा, आपने भारत के अर्धसैनिक बलों का मनोबल तोड़ा। जिस तरीके से आपने यह कानून पास किया कि अर्धसैनिक बल के अफसरों की जो प्रमोशन और दूसरे लाभ के हैं, उन सब से उन्हें जो आपने उनके छीने हैं हक, उसके कारण, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने उनके फेवर में किया, फिर भी आपने किया। ये मनोबल तोड़ते हैं। और जब हमारे सैन्य बलों के मनोबल टूटेंगे तो यही होता है। इसी तरीके से अमेरिका में मनोबल टूट रहा, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं या नौकरी से निकाले जा रहे हैं या कुछ हो रहा है कि हम भाई नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, उनकी एडवोकेट जनरल ने भी कह दिया कि मैं गलत चीज का कब तक बचाव आपके करूंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। अब आप सोचिए, जब इस तरह से किया जा रहा हो तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संकट में ढकेला। तभी तो राहुल गांधी ये सच बताते हैं, बार बार बताते हैं। आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह सत्य है कि यदि आप नहीं चेते तो आने वाले दिनों में बड़ी भयंकर समस्या पैदा होने वाली है। और वह समस्या आपको पूरी तरीके से परेशान कर देगी। आपको कतर से सीखना चाहिए कि कतर ने किस तरीके से इजराइल के जहाज को उतरने से रोक दिया, और यही नहीं, अपने नक्शे में उसने, मैप में, जो गाजा का क्षेत्र था वो इजराइल से अलग दिखाया, वो इजराइल उससे गायब कर दिया नक्शे से, और उसने कह दिया ये कहीं पर भी इजराइल का नहीं है, और यह सत्य।
उधर चाइना जवाब दे ही रहा है। तो चाइना की विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज जलडमरू से युद्ध से पहले ही खुला हुआ, इसकी रुकावट की असली वजह ईरान पर अमेरिका और इजराइल का थोपा गया युद्ध, यानी होर्मुज फ्री में खुला था, आपने यह किया जिसके कारण दुनिया परेशान हो रही है। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह सरकार कर रही हो तो निश्चित रूप से है, और उधर ईरान पूरी दुनिया में गेम बदल रहा है, वो दुनिया की कूटनीति को बदलने के लिए मजबूर उसने कर दिया है, और उसकी रणनीति इतनी सफल हुई कि संयुक्त राष्ट्र में पूरा गेम पलट गया, और अरब देशों का जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ वो देखते ही देखते गिर गया। जी हाँ, यह सच। तो समझिए, यह सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी को, नहीं और कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, राहुल गांधी से ट्रेनिंग ले। जी जय।